एक थ्योरम दिया गया है, सो दैट द सेट ऑफ ऑल रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो पी। मॉडुलो पी है, इसका मतलब पी से उन सभी इंटीजर्स को डिवाइड करें जो रिमाइंडर जीरो दे, उन सबके कलेक्शन को रेजिड्यू क्लास जीरो। फिर उसके बाद से पी से डिवाइड करो जो रिमाइंडर वन दे तो रेजिड्यू क्लास वन, यानी पी से डिवाइड करेंगे तो रेजिड्यू क्लास जीरो से लेकर के और पी माइनस वन तक ये सभी रेजिड्यू होंगे। यानी किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर जीरो से लेकर और उससे एक कम तक आता है। तो ये हमारा रेजिड्यू क्लास मॉडुलो पी है। इसका मतलब वो जो सेट होगा जिसको हम जेड पी से डिनोट करते हैं, तो उसमें रेजिड्यू क्लास जीरो, रेजिड्यू क्लास वन, रेजिड्यू क्लास टू से लेकर के रेजिड्यू क्लास पी माइनस वन इतने एलिमेंट आएंगे। तो ये हमारा सेट ऑफ ऑल रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो पी ये दिया गया। तो जो यह जेड पी आया, आगे कहा जा रहा है कि यह जेड पी इंटीग्रल डोमेन हो जाए। यदि यह इंटीग्रल डोमेन हो जाए, अब इंटीग्रल डोमेन में आपका वो एबेलियन ग्रुप हो जाए, एबेलियन रिंग हो जाए और फिर यूनिट एलिमेंट रहे, यानी एक रिंग तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव हो जाए और विदाउट जीरो डिवाइजर हो। विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब कि दो का प्रोडक्ट जीरो है तो उनमें से एक जीरो डिफिनिटली हो, तब वो हमारा जो सेट होगा वो विदाउट जीरो डिवाइजर होगा। तो जब ये तीनों कंडीशन को कोई रिंग सेटिस्फाई करता है तो हमारा इंटीग्रल डोमेन कहलाता है। तो अब ये कहा जा रहा है कि जो यह जेड पी आया वो यदि इंटीग्रल डोमेन हो, इफ एंड ओनली इफ आया हुआ है, तो इसका मतलब कि इसमें दो रिजल्ट, पहले वाले को सही मानो तो दूसरे को प्रूफ करो और दूसरे वाले को सही मानेगा तो पहले वाले को प्रूफ करेंगे। तो यदि हम ये सेट ले लें कि जो हमारा जेड पी है वो यदि इंटीग्रल डोमेन हो जाए तब हमको दिखाना होगा कि वह पी प्राइम होगा, और इसका कन्वर्स यदि पी को प्राइम लेना है तब हमको दिखाना होगा कि जो जेड पी होगा वो इंटीग्रल डोमेन हो। तो ये दो रिजल्ट में पहले वाले को सही मानो तो दूसरे को प्रूफ करो, वो नेसेसरी पार्ट हुआ, और बाद वाले को ट्रू मानो और पहले वाले को सही दिखाओ तो वो हमारा सफिशिएंट पार्ट हुआ। तो अब इसको हम लेते हैं। तो यहाँ से इसका जब प्रूफ करेंगे तो पहले तो वो सेट जिसका मॉडुलो पी हो तो उसको डिनोट करते हैं या जेड पी से। लेट जेड पी इज इक्वल टू रेजिड्यू क्लास जीरो, रेजिड्यू क्लास वन, रेजिड्यू क्लास टू अप टू रेजिड्यू क्लास माइनस वन इज द सेट ऑफ ऑल रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो पी। जो भी हमारा मॉडुलो होता है उसका जो रेजिड्यू का क्लास होता है उसको जेड मॉडुलो पी है तो ऐसे डिनोट करते हैं। इसके जो एलिमेंट होते हैं वो रेजिड्यू क्लास होते हैं जीरो से लेकर के पी से एक कम तक। तो ये हमारा जेड पी है। अब यह जेड पी को हम सपोज कर लें कि यह इंटीग्रल डोमेन है, तब हम क्या करें कि तब हम दिखा दें कि पी हमारा प्राइम हो जाए। तो अब हमने क्या किया कि नेसेसरी पार्ट में ये सपोज कर लिया कि लेट जेड पी इज इंटीग्रल डोमेन, इज एन इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन, ये हमारा इंटीग्रल डोमेन है। तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि पी इज प्राइम। नाउ वी शैल शो दैट पी इज प्राइम। या पी प्राइम हो जाए ऐसा हमको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करें कि हमको पता है कि नंबर दो तरह के होते हैं, एक प्राइम और एक कंपोजिट।
यानी जो नंबर 1 और स्वयं से ही डिविजिबल हो वो हमारा प्राइम है, और जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त भी अन्य नंबर से भी डिविजिबल हो वो हमारा कॉम्पोजिट होता है। तो हमको दिखाना है कि पी प्राइम है। तो अब हमें सपोज कर लें कि पी प्राइम नहीं है, कॉम्पोजिट है। और कॉम्पोजिट जब मान लें तो हम एक ऐसा रिजल्ट पावे जो होता न हो, या जो दिया गया है उसको कॉन्ट्रडिक्ट करे, उसका विरोध करे। तो इसका मतलब कि जो हम सपोज किए हैं वो गलत सपोज किए हैं, और तब जो हमको प्रूफ करना है वो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो प्रूफ करने का एक कॉन्ट्रडिक्टरी मेथड होता है। उस कॉन्ट्रडिक्टरी मेथड में क्या होता है कि जो रिजल्ट होता है, सपोज कर लेते हैं कि यह नहीं है, और जब यह नहीं है सपोज करते हैं तो उसको सपोज करने के बाद एक ऐसा रिजल्ट पाते हैं जो रिजल्ट हम जो सपोज किए हैं उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता हो। तो इसका मतलब जो सपोज किया है वो गलत सपोज किए हैं, और तब हमको जो लाना है वो प्रूफ हो जाता है। तो यही मेथड को हम इसमें एडाप्ट करेंगे। तो अब हमने सपोज कर लिया, दिखाना है कि पी इज प्राइम, तो सपोज कर लें कि लेट पी इज कॉम्पोजिट। तो इफ पॉसिबल लेट पी इज कॉम्पोजिट। ये हमने सपोज कर लिया कि पी कॉम्पोजिट है। तो जब पी कॉम्पोजिट है इसका मतलब पी को 1 इंटू पी के बाद भी कोई फैक्टर आएगा। तो उस फैक्टर को हमने सपोज कर लिया कि लेट पी इज इक्वल टू आर इंटू एस। अब आर इंटू एस में जो होगा वह आर और यस ये दोनों 1 से ग्रेटर होंगे और पी से लेस होंगे। जैसे अब हम 8 ही लें, तो जब 8 हमने कॉम्पोजिट लिया तो 1 इंटू 8 इसके बाद भी फैक्टर होगा तभी हमारा कॉम्पोजिट होगा। तब उसके बाद देखो कि 2 इंटू 4 हमारा एक और फैक्टर आया। तो जब 1 इंटू 8 को छोड़ करके जब दूसरा लिखोगे 2 का प्रोडक्ट, तो ये दोनों 1 से ग्रेटर और जो ये वैल्यू है 8 इससे लेस आता है। जैसे हमारा 2 इंटू 4 होगा तो 2 और 4 दोनों 1 से ग्रेटर और 8 से लेस। तो हमारा जो यह आर और यस है, जो यह पी को कॉम्पोजिट लिया गया है, तो उसका 1 इंटू पी के बाद एक और फैक्टर मिलेगा और उसको हमने कह दिया आर यस। तो यह आर यस जो होगा वो 1 और पी इसके बीच का नंबर होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ कॉम्पोजिट है इसलिए इसको ऐसा ले लिया। अब आप देखो कि जो आपका रेसिड्यू क्लास जेडपी है इसमें तुम्हारे एलिमेंट 0 से लेकर के और p-1 तक है। तो यह जो r है वह r तुम्हारा 1 से ग्रेटर है और p से लेस है, तो p से लेस तक के सारे नंबर इसमें हैं। और यस जो है वो भी तुम्हारा 1 से ग्रेटर है और p से लेस है। इसका मतलब यह r और यस ये दोनों इसके बीच के ही एलिमेंट हैं। तो जब इसके बीच के एलिमेंट है तो क्या कर लो कि रेसिड्यू क्लास R और कामा रेसिड्यू क्लास S बिलोंग्स टू ZP। ये दोनों इस ZP के एलिमेंट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों 1 से ग्रेटर है और P से लेस है। और इसमें हमारा 1 से ग्रेटर क्या ये 0 से ही लेकर के और P से कम तक है। तो यानी ये R और S दोनों इसके बीच के एलिमेंट हैं। लेकिन ये रेसिड्यू में है इसलिए रेसिड्यू क्लास R और रेसिड्यू क्लास S करेंगे तो ZP का एलिमेंट हो गया। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट को हम लें तो प्रोडक्ट लोगे तो यह रेसिड्यू क्लास R मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P रेसिड्यू क्लास S, ये दोनों का हम प्रोडक्ट करें। तो जब प्रोडक्ट किया तो यह R S का रेसिड्यू ऐसा आ गया। लेकिन R S की ही वैल्यू यहाँ P दी गई है, तो इस R S को हम लिख सकते हैं यह रेसिड्यू क्लास P। अब ये रेसिड्यू की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसका रिजल्ट चाहे एडिशन करो चाहे मल्टीप्लिकेशन करो, जब ये जो मॉडुलो है उससे कम आता है तो वो रिजल्ट होता है, और यदि उसके इक्वल या ग्रेटर हो तो ये रिजल्ट नहीं होता है।
तब उसमें डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है वो इसका रिजल्ट होता है। तो यानी रेजिड्यू क्लास P है तो ये हमारा P के इक्वल है, इसलिए P से डिवाइड करोगे तो क्वोशेंट होगा 1 लेकिन रिमाइंडर होगा 0। तो हम रेजिड्यू क्लास जो लिखते हैं वो रिमाइंडर का लिखते हैं, इसलिए यह रेजिड्यू क्लास 0 ऐसा है। तब आप देखो अब ये हमको ऐसा रिजल्ट हुआ जो ये कॉन्ट्रडिक्शन दे दिया। अब क्या कॉन्ट्रडिक्शन है उसको देखो, यह R हमारा 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब यह 0 नहीं है, नॉन जीरो है। और यह यस भी 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब ये भी 0 नहीं है। तो ये दोनों नॉन जीरो है और दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया 0। तो दो नॉन जीरो का प्रोडक्ट 0 आ जाए तो वो 0 डिवाइजर होता है, और जब 0 डिवाइजर हो जाए तब ये सेट हमारा इंटीग्रल डोमेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन होने के लिए विदाउट 0 डिवाइजर चाहिए। तब ये हमने क्या पाया कि जब इस P को प्राइम नहीं माने, जब इसको हम कंपोजिट मान लिए, तब इसमें 2 एलिमेंट ऐसे आए जिसका दोनों नॉन जीरो हैं और इसका प्रोडक्ट 0 आ गया। इसका मतलब ये 0 डिवाइजर है। तो जब इस सेट में 0 डिवाइजर है तो ये विदाउट 0 डिवाइजर नहीं हो सकता, और विदाउट 0 डिवाइजर नहीं होगा तो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। लेकिन हम ये माने हुए हैं कि यह पहला रिजल्ट कि जो ZP है वो इंटीग्रल डोमेन, ZP इज एन इंटीग्रल डोमेन A लिया गया है, तब P प्राइम होगा या कंपोजिट होगा ये प्रूफ करना है। लेकिन ये चीज़ है, ये इंटीग्रल डोमेन है, तो इसका मतलब P को प्राइम या कंपोजिट तो दिया नहीं था, लेकिन जब इसको हम कंपोजिट मान लिए तो ऐसा रिजल्ट आया जो हम ये सपोज किया कि इंटीग्रल डोमेन उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये कंपोजिट नहीं होगा, क्योंकि कंपोजिट हो जाए तो फिर ये इंटीग्रल डोमेन होगा ही नहीं। और ये रिजल्ट ये कह रहा है कि यदि यह इंटीग्रल डोमेन हो तो P प्राइम होगा। इसका मतलब इंटीग्रल डोमेन तो लिए है और P प्राइम है या कंपोजिट है, ये हमको चेक करना है। तो अब हमने दिखा दिया कि P कंपोजिट नहीं हो सकता। तो जब P कंपोजिट नहीं होगा तो फिर हमारा P प्राइम हो गया और हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से विच शोज that RS not equal to 0 belongs to ZP such that रेजिड्यू क्लास R मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P रेजिड्यू क्लास S is equal to रेजिड्यू क्लास 0। That is ZP is not without 0 divisor, not without 0 divisor। Which is contradiction, which is contradiction because ZP is integral domain। Hence P is prime, hence P is prime। P is प्राइम। और P कंपोजिट नहीं हुआ तो P प्राइम हुआ, ये पार्ट समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद अब इसका कॉन्वर्स, अब हम सपोज कर लेंगे कि P प्राइम है और तब हम दिखा दें कि ZP इज इंटीग्रल डोमेन।
तो अब इसका कन्वर्स में सपोज कर लेंगे कि लेट P इज प्राइम, देन वी हैव टू शो ZP is an integral domain। अब हमने P को प्राइम ले लिया और तब हमको दिखाना है कि जो ZP हो वो क्या हो जाए, इंटीग्रल डोमेन हो जाए। तो जो ZP होता है वो हमारा रिंग होता है, ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये रिंग होता है। तो रिंग हो गया। अब हमको दिखाना इसमें इंटीग्रल डोमेन के लिए क्या चाहिए कि रिंग हो गया और जो ZP है, क्या ZP ये हमारा रेजिड्यू क्लास 0, रेजिड्यू क्लास 1, रेजिड्यू क्लास 2 से लेकर के रेजिड्यू क्लास P-1। तो जब P प्राइम होता है तो P प्राइम होने पर ये नॉन जीरो रेजिड्यू क्लासेस जो का ये जो कलेक्शन आता है वो हमारा रिंग के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये जो हमारा सेट होता है वो रिंग मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो P के रिस्पेक्ट में होता है यदि वो P प्राइम हो तो। अब हमको इसमें ये दिखा देना है कि इंटीग्रल डोमेन हो जाए। तो इंटीग्रल डोमेन होने के लिए आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, तो रिंग विथ यूनिट एलिमेंट हो गया और उसका कोई दो एलिमेंट लोगे तो उसका जब प्रोडक्ट करोगे तो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि रेजिड्यू क्लास मान लो 2 है और इनटू रेजिड्यू क्लास 3, तो 2 इंटू 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 रेजिड्यू में, और तब अलग अलग कर लोगे तो रेजिड्यू क्लास 3 और रेजिड्यू क्लास 2 ये हो जाएगा। तो ये हमारा रिंग हो गया, यूनिट एलिमेंट आ गया और एक कम्यूटेटिव हो गया। अब हमको सिर्फ ये दिखाना है कि यह विदाउट जीरो डिवाइजर हो जाए। जब ये विदाउट जीरो डिवाइजर हो जाएगा तो हमारा इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। तो यहाँ से ZP विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो P इज ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट एलिमेंट। ये हमारा रिंग विथ यूनिट एलिमेंट होता है। अब हमको ये इंटीग्रल डोमेन हो जाए, इसके लिए हमको दिखाना होगा कि ये विदाउट जीरो डिवाइजर हो जाए। तो फॉर इंटीग्रल डोमेन we have to show we shall show without zero property। यानी हमने जो इसमें किया है वो ZP जो रेजिड्यू क्लास 0 से लेकर के और रेजिड्यू क्लास P-1 तक का कलेक्शन है। तो ये हमारा जो अलजेब्रिक सिस्टम है वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये रिंग होता है, कम्यूटेटिव होता है और यूनिट एलिमेंट इसमें बिलोंग करता है। अब यह रिंग जो कम्यूटेटिव विथ यूनिट एलिमेंट हो गया है वो इंटीग्रल डोमेन तब होगा जब वो हमारा जीरो डिवाइजर न हो, यानी विदाउट जीरो डिवाइजर हो। तो विदाउट जीरो डिवाइजर दिखाने के लिए हम ये करते हैं कि जो सेट है उसका दो एलिमेंट ले लो और दोनों के प्रोडक्ट को जीरो कर लो। तो यदि दोनों का प्रोडक्ट जीरो करें और उनमें से एक जीरो जरूर हो जाए तो हमारा विदाउट जीरो डिवाइजर होता है। तब हमने क्या किया कि यहाँ से कि लेट रेजिड्यू क्लास A
और कामा रेजिड्यू क्लास बी बिलोंग्स टू जेड पी। इसका 2 एलिमेंट ले लिया और इन दोनों का प्रोडक्ट 0 ले लें। यह हम ले लें और तब हमें दिखा दें कि इन दोनों में से एक 0 जरूर हो जाएगा। यदि इन दोनों, अभी हम 2 इसके केवल, अच्छा यहाँ ए और बी लिए तो यहाँ भी ए और बी, ये 2 नंबर इसका लिया और दोनों, अब यहाँ हमको पता नहीं है कि ये 0 है कि नॉन 0 है, लेकिन 2 कोई एलिमेंट लिया इसके प्रोडक्ट को 0 कर लें। तो यदि इनमें दोनों नॉन 0 हो तब तो हमारा 0 डिवाइजर होगा, लेकिन दोनों में एक भी 0 डिवाइजर हो जाए, एक भी हमारा 0 हो जाए तब ये विदाउट 0 डिवाइजर हो जाएगा। तो अब देखो, ए रेजिड्यू क्लास ए और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी इज इक्वल टू रेजिड्यू क्लास 0 आया है। इसका मतलब क्या है कि इस ए बी को पी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया है। यह इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो प्रोडक्ट 0 है तो यानी इन दोनों को प्रोडक्ट करने पर हमारा पी से डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर 0 आया। इट मीन्स ये ए बी जो है वो पी से डिविजिबल है। तो दिस इम्प्लाई ए बी इज डिविजिबल बाई पी, यह पी से डिविजिबल है। और देखो, कोई भी एक नंबर है और वो किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल हो तो जो 2 फैक्टर होते हैं उनमें से एक उस प्राइम से डिफिनिटली डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे मान लो एक प्राइम तुमने 7 ले लिया और हमारा 7 को यदि लिखा 1 × 7 तो 2 का प्रोडक्ट 7 आया, और जब मॉडुलो लोगे 7 तो इस 7 को जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखो, यदि इसको हम 2 के प्रोडक्ट में लिखे और जब 2 के प्रोडक्ट में लिखे तो हमारा जो यह 2 का जो फैक्टर आया उसमें से एक फिर इस 7 से डिविजिबल है, कोई दूसरा ले लो। जैसे मान लो तुम्हारा 21 आ गया तो 21 3 × 7, तो इन दोनों में से एक हमारा 7 से डिविजिबल है। लेकिन ये कब होता है? जब ये हमारा प्राइम रहे तब। यदि प्राइम है और जैसे इन दोनों का प्रोडक्ट किसी प्राइम से डिविजिबल हो जाए तो ये जो 2 प्रोडक्ट है उनमें से एक डिफिनिटली इस मॉडुलो से प्राइम से डिविजिबल होगा। तो वही चीज़ यहाँ देखो, यह जो ए बी है वो पी से डिविजिबल है, ए बी है वह पी से डिविजिबल है। अब जब ए बी पी से डिविजिबल है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों में ए और बी में एक डिफिनिटली हमारा पी से डिविजिबल होगा क्योंकि पी प्राइम है। तो दिस इम्प्लाई आइदर ए इज डिविजिबल, आइदर ए इज डिविजिबल बाई पी आर बी इज डिविजिबल बाई पी। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। तो अब देखो, ये दोनों का प्रोडक्ट 0, तो यहाँ से थोड़ा सा एक बात को और समझो। यदि इन दोनों में कोई एक 0 रहता तो अब ये 0 आ जाता, और यदि ये दोनों में कोई 0 नहीं है तो यह 0 कब आएगा? जब इन दोनों का जो प्रोडक्ट हो वो पी से डिविजिबल हो तब वो 0 आएगा। तो अब हम दोनों में से कोई 0 नहीं लिए क्योंकि हमको ये दिखाना है कि दोनों में कोई 0 होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये जो दोनों का प्रोडक्ट है वो पी से डिविजिबल है।
यदि p से डिविजिबल नहीं होगा तब तक उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब अब ये हमारा दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इट और दोनों में कोई एक 0 है या नहीं, अब हमने लिया नहीं है। इसका मतलब दूसरी स्थिति ये है कि जो दोनों का प्रोडक्ट है वो p से डिविजिबल है। तो अब यह p से डिविजिबल है तो यह AB p से डिविजिबल हो गया। और दो का प्रोडक्ट यदि p से डिविजिबल है तो इन दोनों में एक डिफिनिटली p से डिविजिबल होगा, अभी देखा गया। तो इफ A इज डिविजिबल बाई p, यदि यह A p से डिविजिबल हो तो इसका मतलब रेजिड्यू क्लास A 0 हो जाएगा। यदि यह A से डिविजिबल होगा P से तो डिविजिबल होगा, इसका मतलब क्या है कि इसको P से डिवाइड करो और उसकी वैल्यू जो रिमाइंडर आएगा वो होगा। तो यदि A डिविजिबल है P से तो रेजिड्यू क्लास A की वैल्यू रेजिड्यू क्लास 0। अब इफ B इज डिविजिबल बाई P, दिस इम्प्लाई रेजिड्यू क्लास B इज इक्वल टू 0। यानी वह P से डिविजिबल है, तो जब P से डिविजिबल है तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। कोई नंबर डिविजिबल है उसका मतलब उससे डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 दे, तब वो डिविजिबल है। यदि 5 है और 4 से हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 नहीं आया 1 आया, तो 5 P से डिविजिबल नहीं है। तो अब हमने फाइनली क्या पाया कि इस ZP को दिखाना है विदाउट जीरो डिवाइजर। तो हमने कोई दो, अभी हमको पता नहीं है कि ये 0 है कि नॉन 0 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमने 0 ले लिया। और यदि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो तब हम ये दिखा दें कि दोनों में से एक 0 जरूर हो जाए, तभी हमारा विदाउट जीरो डिवाइजर हो जाएगा। तो अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट का रिजल्ट यह आया है। इसका मतलब दोनों का जो प्रोडक्ट है वो P से जब डिवाइड किया गया है तो उसका रिमाइंडर 0 आया है। तो यह ये AB जो हुआ वो हमारा P से डिविजिबल हो गया। अब जब ये दो हमारा डिविजिबल है और इसमें P हमारा प्राइम है, तो प्राइम यदि दो के प्रोडक्ट का P प्राइम से डिविजिबल होता है तो उनमें से एक डिफिनिटली P से डिविजिबल होता है। तो यदि A B में यदि A डिविजिबल हो तो जब यह A डिविजिबल हो जाएगा तो P से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर 0, और यदि B हमारा P से डिविजिबल है तो B को डिवाइड करोगे तो उसका जो हमारा रिमाइंडर आया वो 0 आ गया। तो हमने यहाँ देखा कि दो का प्रोडक्ट 0 है और P प्राइम है, तो इन दोनों में से एक 0 जरूर हो गया, और जब दोनों में से एक 0 आ गया तो विदाउट जीरो डिवाइजर हो गया। तो हैंस ZP इज विदाउट जीरो डिवाइजर। That is ZP is an integral domain. तो हमारा जो ZP हो गया वो इंटीग्रल डोमेन हो गया। तो फाइनली हमने इसके दोनों पार्ट को, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों को कर लिया।